नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टीचर में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में छोटी सी हमने कॉन्सेप्ट मैपिंग करी थी। कॉन्सेप्ट मैपिंग के बाद हमने आगे कुछ नोट्स को आगे बढ़ा लिया था। अब नोट्स जो है हमारे यहाँ पे सेल वॉल तक पहुँच चुके हैं, तो हम आज सेल वॉल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये सब सेल शेप, सेल साइज हमने कर लिया था, यहाँ पे कंपोनेंट्स हमने कर लिए थे। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कर लिया था, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो गया था। ठीक है, अब जो एंड पे हम आ गए हैं यहाँ पे सेल वॉल की तरफ, सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वॉल। ठीक है, एनिमल्स में ये नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल क्या है? रिजिड है, यानी कि हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, थिक पोरस मतलब पोरस मतलब छेद है इसमें। ठीक है, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, पहली बात। ठीक है, यानी कि ये सेल वॉल है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग नहीं है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से। सेल वॉल जो है, सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडल लैमेला एंड माइक्रोस्कोपिक चैनल कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा फॉर ट्रांसपोर्ट। देखो, ये जो है सेल वॉल, दो सेल वॉल जो हैं वो आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? देखो, यहाँ पे अगर हम दो ईंट जोड़ते हैं दीवार की तरफ, ऐसा मान लो, एक दीवार की तरह मान लो। ठीक है, दीवार के बीच में हम सीमेंट देते हैं ना, तो वैसे ही है यहाँ पे जो दो सेल्स हैं, सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या है? सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है दो आपस में, वो किससे मतलब आपस में टकराते नहीं है। ठीक है, उनके बीच में एक लेयर होती है, उसका नाम क्या है? मिडल लैमेला। ठीक है, और प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है सॉरी, और एक माइक्रोस्कोपिक चैनल जो है, क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो ट्रांसपोर्ट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर देखना है ठीक से देख लो, प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, मिडल लैमेला क्या है, यहाँ पे पूरे डायग्राम में समझाया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन क्या है भैया? ये क्या है? एक सेल को एक डेफिनेट शेप देता है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेंथ देता है सेल को। और ये क्या है? ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि किसी भी चीज को अंदर पास होने दे सकता है, बाहर निकलने देता है। ठीक है, तो क्या है? ये एंट्री और एग्जिट किसी भी चीज की, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो कि डिफरेंट साइज के शेप के होंगे, तो उनको एंट्री और एग्जिट का परमिशन कौन देगा? यही देगा, सेल वॉल। ठीक है, अब हमारा मेन जो आता है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस लिख दिया है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है भैया? अगर हम इंसान है ना, इंसानों के अगर हम बोलें कि क्या कहते हैं, फंक्शन करने के लिए हर एक चीज़ का कंट्रोल किसके पास है? ठीक है, तो हम कहेंगे ब्रेन। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास। वैसे ही अगर एक सेल का जो सबसे पूरा कंट्रोल किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। ओके, तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन डायरेक्ट करता है? और ये जो है न्यूक्लियस है, और इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, हमारी बॉडी का अगर हम कोई बोले कि सेल ऑर्गेनेल सॉरी, हमारा जो कौन सा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो क्या है? हमारा ब्रेन। ठीक है, क्या है? ब्रेन। इसको हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ सेल, या फिर कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब यूकैरियोट्स में क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता उसमें। वेल डिफाइंड होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट जो है उसमें पुराने टाइप के प्रिमिटिव है। ठीक है, बहुत पुराने प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस के पास, ठीक है, ये नहीं न्यूक्लियोइड के पास नहीं, न्यूक्लियस के पास क्या है? एक डबल लेयर कवरिंग होती है। ठीक है, डबल लेयर कवरिंग होती है, और उसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है, यानी कि उसमें छेद होता है। ठीक है, जो ये क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर या बाहर जो भी मटेरियल जा रहा है उसको कंट्रोल करता है कौन? यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा क्या है इसके पास? इसमें न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि क्रोमेशन से बना हुआ है। ठीक है, क्रोमेशन से बना हुआ है, क्या? क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन जो है क्या है? मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट अल्टीमेटली कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है क्रोमेशन।
ठीक है, और वो जो सब कुछ अल्टीमेटली कंडेंस होकर क्या बना देता है, ये क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन मटेरियल जो है, क्रोमेशन मटेरियल जो है, उसमें क्या है, डीएनए। ठीक है, अब ये जो सब कुछ है ये क्या है, डीएनए। ठीक है, विच स्टोर्स एंड ट्रांसमिट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, डीएनए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये जो है डीएनए क्या है, स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल क्या है, एक क्या कहते हैं, हाँ, एक पेरेंट से उनके बच्चों तक जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से उनके बच्चों में जा रही है, ठीक है, पेरेंट से उनके बच्चों में जा रही है, उनको क्या कहेंगे, हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, और फॉर द सेल टू फंक्शन, और जो भी सेल के लिए फंक्शन के लिए जो भी कमांड्स होते हैं, या फिर जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कमांड जाएंगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन जाएंगी, वो सब किसके पास होता है, डीएनए के पास। ठीक है, कैसे ग्रो करेगा सेल, कैसे फंक्शन करेगा सेल, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा सेल, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास। ठीक है, अगर हम फंक्शनल जो सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको क्या कहते हैं हम, जीन। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का, उसको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के फंक्शन देख लेते हैं पहले फटाफट। ठीक है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी है हमारे सेल में, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक, हाँ, कि एक सेल मरा तो उसकी जगह दूसरी सेल कैसे आएगा, ठीक है, ये सब वो ये नहीं देखता है। ठीक है, ये सब वो नहीं देखता। क्या कहता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करना। सेल साइकिल को रेगुलेट करना मतलब जैसे हमारी लाइफ साइकिल है ना, वैसे ही सेल की लाइफ साइकिल है। ठीक है, उसमें जो भी चीजें होंगी, उसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, उसमें जो भी एक्टिविटीज करेगा सेल, वो सब कौन देखेगा, न्यूक्लियस, क्योंकि ब्रेन है भैया, ब्रेन है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर जाएंगे, वो सब कौन देखेगा, हमारा न्यूक्लियस। ठीक, अब आता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था, कोलिकर ने। ठीक है, 1862 में। साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे देख लो, एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड पार्ट इन विच अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट, जो जिसमें ये जो सेल का लिक्विड पार्ट जिसमें दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट जो है जो सेल का, वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, वो जो लिक्विड पार्ट है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, बोथ बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिक पाथवे का। यानी बायोसिंथेसिस मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें सेल के अंदर में कुछ चीज़ें सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ क्या कहते हैं, जो चीज़ें सिंथेसाइज कर सकता है वो सिंथेसाइज करता है। ठीक है, वो क्या है, बायोसिंथेसिस। ठीक है, और कैटाबॉलिक पाथवेज का ये एक साइट है। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोसोल क्या है, लिक्विड सॉल्युबल पार्ट। ठीक है, लिक्विड सॉल्युबल पार्ट जो कि बहुत से अलग अलग वेरियस फाइबरस प्रोटीन या फॉर्मिंग फाइबरस प्रोटीन को कंटेन करता है, और ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है, साइटोस्केलेटन। देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्युबल पार्ट कंटेन्स वेरियस फाइबरस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। ये जो एक्वस पार्ट है उसमें क्या है, अलग अलग फाइबरस प्रोटीन्स को उसने अपने अंदर कंटेन करके रखा है, और यही चीजें क्या बनाती हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब इसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन है, और 2% कार्बोहाइड्रेट, और 1% एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनल क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल फॉर्मिंग लिविंग पार्ट ऑफ सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लिविंग पार्ट जो भी है सेल का, ठीक है, जिसमें डेफिनेट शेप हो, स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, ठीक है, और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, सेल ऑर्गेनल। सच कहूँ तो सेल का जो ऑर्गन है, ठीक है, उसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं हम उसको ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, देयर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, 3 तरीके के हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स, पैरोक्सीम्स, इसका तो नाम भी नहीं सुना मैंने भाई। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स। ठीक है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे इसके साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है,
ये है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन एक नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और शीट्स का। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और शीट का एक पूरा नेटवर्क है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था, पोर्टर, क्लाउडे और फुल्लम ने। ठीक है, पोर्टर, क्लाउडे और फुल्लम ने। ठीक है, अब ये कहाँ का प्रेजेंट है, ये हर एक सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट किस किस में, प्रोकैरियोट्स, मैमेलियन और इरेथ्रोसाइट्स में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो तरीके के, SER और RER। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो स्मूथ वाला है ये क्या है, मेनली ट्यूब्यूल से बना हुआ है, और रफ वाला मेनली सिस्टर्न और वेसिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो है स्मूथ वाला वो क्या करता है, स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस में मदद करता है, और ये रफ वाला क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम क्या है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ वाला, ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में मदद करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब ये क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसकी वो बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह यूज करता है। ठीक है, फिर से देखो, इट इज द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व एज द चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, या फिर साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में अगर कोई चीज भेजनी हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई चैनल जो बनता है, जो चैनल बनता है यानी कि जो माध्यम बनता है, ठीक है, वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब it also functions as the cytoplasmic framework to provide surface for some of the biochemical activities. It forms the endoskeleton of cell. ये क्या है, इसका जो ये जो फंक्शन करता है क्या, एंडोप्लाज्मिक it also functions as a cytoplasmic framework. ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी काम करता है, और ये क्या है, अलग अलग जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है या बायोकेमिकल एक्टिविटीज है उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। सेल का जो एंडोस्केलेटन है वो कौन बनाता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये क्या है, फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में मदद करता है, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। पॉइजनस बाय प्रोडक्ट या फिर ड्रग जो है हमारी बॉडी में अगर है या फिर सेल में अगर है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल के अंदर। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, अब प्रोटीन और लिपिड जो लिपिड प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, ठीक है, उसका यूज करके ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देख लो, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अब आगे क्या है, गोल्गी apparatus। क्या है, गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या है, इसमें भी एक सिस्टम है क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स का। ठीक है, जो कि आपस में पैरेलली अरेंज है। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स ऐसे ऐसे कुछ टाइप के हैं जो जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड है। ठीक है, और ये जो है आपस में पैरेलली अरेंज किए हुए हैं, पैरेलली अरेंज है। ठीक है, ज्यादा पैरेलल दिख तो नहीं रहे लेकिन है, पैरेलली अरेंज है। ठीक है, लगभग ठीक, और इसमें कुछ, ठीक है, और ये जो है एक स्टैक की तरह लगे हुए हैं। देखो ये कैसे स्टैक की तरह लगे हुए हैं, और इस स्टैक को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्फेरिकल वैक्यूल्स भी होते हैं। ये देखो, ये जो वैक्यूल्स है स्फेरिकल वाले, ये स्फेरिकल वैक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर कुछ। ठीक है, अब इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्गी, जिनके नाम पे ही है इसका नाम गोल्गी apparatus। ठीक है, अब इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, मैमेलियन, RBCs एंड सीव सेल्स। RBCs और मैमेलियन RBCs और सीव सेल्स में ये नहीं है, प्रोकैरियोट्स में भी ये नहीं है। इनके सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है इनके, इसका जो फंक्शन है सबसे मेन, स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
इन वेसिकल्स। वेसिकल्स में इनके पास जो वेसिकल्स है उसमें स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रेशन जो है प्रोडक्ट्स का, ये सब कुछ यही करता है गोल्गी एपरेटस। ध्यान रखना, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ठीक है, और सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन वेसिकल्स, ये सब काम किसके हैं? गोल्गी एपरेटस के, ठीक है। अब ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये क्या है? इंडियन सेक्रेटरी इन नेचर, यानी ये कुछ ना कुछ सेक्रेट करता है। सेक्रेटरी यानी कि ये क्या करता है? सेक्रेट करता है, कुछ भी जूस वगैरह कुछ सेक्रेट करता है, ठीक है, इसलिए क्या है? सेक्रेटरी इन नेचर है, ठीक है। अब ये मेलानिन के सिंथेसिस में है। मेलानिन क्या है? ठीक है, हमारी बॉडी का जो कलर है वो मेलानिन सेल्स की वजह, मेलानिन जो है एक क्या कहते हैं, पिगमेंट है, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो कलर है वो होता है, ठीक है। मेलानिन ही हमारी बॉडी का कलर डिसाइड करता है और उसके सिंथेसिस कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। ये वाला तो याद रहेगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कौन बना लेता है भैया? ये गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें पाया जाता है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। और एक और बात भैया, ये भी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब फर्स्ट सीन बाय कोलिकर इन इंसेक्ट्स सेल इन 1880। 1880 में जो कोलिकर थे उन्होंने इंसेक्ट सेल्स में इसकी खोज की थी। क्या है इसका नाम? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं या फिर स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि भैया वो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पे आउटर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, जो वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसको फोल्ड किया हुआ होता है, फोल्डेड होता है इनसाइड की तरफ, ठीक है। और ये एक चेम्बर्स फॉर्म करता है, चेम्बर्स का नाम क्या है? सिस्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के उसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ओके, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है? प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और रिलीज करना एनर्जी को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये काम है इसका मेन, ठीक है। अब एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भैया एटीपी की फुल फॉर्म बताओ। एक नंबर का क्वेश्चन, एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब एक और चीज होता है क्या? ये क्या कहता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी, ठीक है। अब it is the site of cellular respiration, Krebs cycle in which ATP is produced, ATP are produced, ठीक है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट भी है, सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट भी है, यानी कि क्रैब साइकिल जो है सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ भैया, एक बार और सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना, ना मन हो ना करना, कोई बात नहीं। लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, डिसलाइक करने का तो ऑप्शन है ही आपके पास, कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।